हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने बीएलआईएस हो या डीएलआईएस हो उससे संबंधित फार्म भरने से लेकर आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर्स और उनके रिजल्ट के बाद में आपकी तैयारी हो जाने के बाद में आपकी टेस्ट सीरीज तक आपका साथ देता है लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस से जुड़ चुके हैं, इसका मतलब यह है कि आपके लाइब्रेरियन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो चुकी है। हालांकि बीएलआईएस 01 की काफ़ी क्लासें आ चुकी है, लेकिन थ्योरी क्लास की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और मैंने बोला था कि मेंबरशिप बेंच लेकर आऊंगा। तो मेंबरशिप बेंच की आज पहली क्लास है। 5 दिनों के अंदर, ओनली 5 डे के अंदर मेंबरशिप बेंच के अंदर आपका कंप्लीट बीएलआईएस 01 से लेकर 08 तक का कंप्लीट सिलेबस मैं करवा दूंगा, जिसके अंदर थ्योरी के जितने सब्जेक्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे 03 और 04 बीएलआईएस के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनकी क्लासें ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़ी है। 2026 का न्यू बेंच आ चुका है, वो भी पड़ा है। तो जो भी न्यू और फ्रेश स्टूडेंट है वो मात्र और मात्र केवल 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेकर वो मैच देख सकते हैं। हालांकि अभी 1 अगस्त तक ऑफर है, उसके बारे में अपने बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं बीएलआई 01 की थ्योरी क्लास है, वो भी 2026-27 की। ये पूरा का पूरा न्यू अपडेटेड बेंच है, सेमेस्टर वाइज है और आज की अपनी क्लास 1 है। हालांकि इससे पहले 2-3 क्लासें आ चुकी है जो मैंने प्ले लिस्ट में डाली है, पर थ्योरी क्लास वाली प्ले लिस्ट मैं अलग से आपकी बनाकर छोड़ दूंगा, ठीक है, जो मेंबरशिप बेंच वाली है। ठीक है, पहली क्लास आपकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है, बिल्कुल फ्री क्लास रहने वाली है, ताकि आप इसमें समझ सको कि सर मैं किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो क्या कुछ करवा रहे हैं। तो ये फ्री रहेगी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आने वाली क्लास जितनी भी होगी उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बाकी जो पीडीएफ लेना चाहिए वो पीडीएफ ले लेना। जिसने मेंबरशिप ले रखी होगी उसको पीडीएफ पर भारी छूट मिल जाएगी, और अगर जिसने मेंबरशिप नहीं ले रखी होगी उसको केवल पीडीएफ मिलेगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो आपको संपूर्ण थ्योरी और परीक्षा समाधान मिलेगा, सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। सरल और सहज भाषा में विस्तृत व्याख्या अभी मैं करवाऊंगा, आप देख लेना किस तरीके से व्याख्या होती है। और मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन, जो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं और जिसकी गुणवत्ता एकदम अच्छी होती है, वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपने मेंबरशिप ले रखी होगी। ठीक है, और जितनी भी अपनी अध्ययन सामग्री होगी वो सारी की सारी अध्ययन सामग्री परीक्षा केंद्रित आधारित अध्ययन सामग्री होगी। और एक बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे, अगर आप मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ लोगे ना, बस उतना आप पढ़ लोगे अगर, ठीक है, और पूरे फोकस के साथ पढ़ लोगे, तो 70 में से 68 नंबर मैं आपकी गारंटी लेता हूं। मैं बस बोल रहा हूं उतना पढ़ लो। इससे पहले आजाद 1 वीक सीरीज वाली एक क्लास आई थी डीएलए बीएलआई 01 की, तो वो क्लास आप जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, और क्योंकि आजाद 1 वीक वाली सीरीज के मैं निशान लगाऊंगा, यही पैटर्न रहने वाला है। अब मेंबरशिप बेंच का एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, और जो मेंबरशिप नहीं लेना चाहता है, जिनके पास 1 वीक सीरीज है, तो वो सबसे अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है वो मंगवा लीजिए, क्योंकि आजाद 1 वीक सीरीज के साथ भी आप सेम लक्ष्य हासिल कर सकते हो। ठीक है, और आजाद 1 वीक सीरीज के ऊपर और इस कोर्स के ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, क्लास शुरू करनी है तो मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, आप सीधी सीधी चीज समझ जाना। आजाद वीक सीरीज अगर आपके पास है तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको मैं आईडी बता रहा हूँ, बाकी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने को क्लास पर फोकस करना है। अगर आपको खरीदनी है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लाइब्रेरी 002 के ऊपर, वो यहाँ मैसेज करती है आपको आजाद वीक सीरीज। आप अपना एड्रेस वगैरह दे देना, उसके बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर आपकी ट्रैक आईडी होगी, यानी कि आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ तक पहुंचा है, और 5 से 7 दिनों के अंदर आपके घर में पूरे आपके 1 वीक सीरीज जो है पहुंच जाएगी, वो ऑर्डर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी ऑर्डर करना हो आजाद वीक सीरीज, वो यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, और काफी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। केवल ऑफर मिलेगा आपको 1 अगस्त तक। ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन खुद जब साइट पर जाकर देखोगे उससे सस्ती ही मिलेगी यहाँ पर 1 वीक सीरीज। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने मेंबरशिप के अंदर ये रहने वाला है, जैसे आज वाली ये थ्योरी क्लास है ना, बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके से बाकी की सारी थ्योरी क्लासें होने वाली है। थ्योरी क्लास के अंदर आपको मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ, अगर आप 1 अगस्त से पहले लेते हो तो उसके अंदर आपको बीएलआई की थ्योरी क्लासेस मिलेगी, प्लस बीएलआई 03 और 04 का बेंच है ना, जो प्रैक्टिकल बेंच है आपका। प्रैक्टिकल बेंच का मतलब समझ लो ना, जो परीक्षा आपकी प्रैक्टिकल के लिए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, कम से कम 70% बच्चे फेल होते हैं, वो प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पर आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, पूरी की पूरी ये ऑफर चल रहा है अभी तक 59 वाली के अंदर। ठीक है, 1 अगस्त तक, केवल और केवल 1 अगस्त तक ऑफर है। ठीक है, उसके बाद में ये ऑफर नहीं रहेगा। प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी आपकी मेंबरशिप होगी उसके अंदर ये चीज इंक्लूड रहने वाली है कि पर सब्जेक्ट आपके सिर्फ 10 रुपए, यानी कि पर सब्जेक्ट आपके 10 रुपए ही आपके रेटिंग रहने वाली है, क्योंकि 59 रुपीज के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप 1 अगस्त के बाद अगर ये चीज लेते हो तो 119 रुपए में केवल और केवल प्रैक्टिकल क्लासेस मिलेगी, और 59 रुपीज में थ्योरी क्लासेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो अभी इस ऑफर का लाभ उठाइए। ठीक है, केवल और केवल मात्र 59 रुपीज के अंदर 119 रुपए ये बताइए, और 59 रुपीज के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेंच का लाभ उठाइए। बाकी ये क्लास आप देखोगे तो मैं आपको पक्का पक्का भरोसा दिलाता हूँ 70 में से 68 प्लस नंबर आपके जरूर आएंगे। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं अपनी क्लास शुरू। मैंने सारे ऑफर बता दिए, जितने भी आजाद 1 वीक सीरीज पर चल रहे हैं और अपने चैनल के ऊपर चल रहे हैं, वो सारे के सारे ऑफर बता दिए। 59 रुपीज में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, तो अभी देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द ऑफर ले लीजिए। और अगर आपने आजाद 1 वीक सीरीज में मंगानी है तो भी आप मैसेज कीजिए, अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है केवल केवल 1 अगस्त तक। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ सीधा ही छोटे प्रश्नों से। हालांकि इसकी थ्योरी क्लासें आ चुकी है, लेकिन ये मेंबरशिप बेंच है, इसलिए पूरा का पूरा अपडेट और नोट्स का बेंच है। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ केवल और केवल ये एक ही क्लास फ्री है, क्योंकि ये जो चीज मैं करवा रहा हूँ ना, जो पीडीएफ से आप करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ अभी तक
78 प्लस बच्चों ने 78 प्लस बच्चों ने, अभी तक मैंने बाकी मैसेज देखे नहीं है, लेकिन मैंने कल इसका नोटिफिकेशन डाला था टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम के ऊपर नोटिफिकेशन डालते ही 78 प्लस बच्चे अभी तक इस 1 वीक सीरीज को ले चुके हैं। तो यही चीज अगर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि वो बच्चे बोलेंगे सर कि हम ये पीडीएफ खरीद चुके हैं और ये इतनी अच्छी पीडीएफ आपने खरीदने के बाद में पब्लिक क्यों कर दी। तो ये पहली पीडीएफ जो है वो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, और पब्लिक इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप डेमो देख सको। इसके अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अलावा और कुछ नहीं करवाया गया। आप अगर इतना कर लोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ 70 में से आपके 65 से लेकर 68 नंबर आएंगे, तो बस आएंगे। आप मेरे पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं हर साल इसी तरीके से क्लासें लेकर आता हूँ और हर साल बच्चों के अच्छी मेरिट बनती है। डीएलआईएस वालों के ने भी पिछली बार अच्छे खासे नंबर इसी तरीके से हासिल किए थे। हालांकि आजाद मन वीक सीरीज वाले में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी अपने शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो मेंबरशिप बेन जाए तो इसमें अपने पहले क्वेश्चन है छोटे वाला, जनता के द्वारा स्थापित ग्रंथालय कौन सा ग्रंथालय होता है? सार्वजनिक ग्रंथालय। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, आपके पास अब पता क्या आएगा, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा कि सार्वजनिक ग्रंथालय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको अब इसका उत्तर पता है कौन सा लिखना पड़ेगा आपको। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन है ना, अब ये इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि अब मैं न्यू पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ये न्यू पैटर्न के हिसाब से ही है, और कुछ चीजें जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन में डबल से ट्रिपल चीजें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सार्वजनिक ग्रंथालय किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया ग्रंथालय ही सार्वजनिक ग्रंथालय होता है। ठीक है, या आपको इससे ये पूछ लीजिए कि जनता के लिए बनाया गया ग्रंथालय कौन सा होता है? तो वो सार्वजनिक ग्रंथालय होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका ग्रंथालय अधिनियम, ग्रंथालय विज्ञान के मूल जो ग्रंथालय अधिनियम है ना, वो ग्रंथालय विज्ञान के किस मूल सूत्र द्वारा प्रस्तावित है? तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप। ठीक है, और ये याद कर लेना। तो ग्रंथालय विज्ञान के द्वितीय अभिसूत्र, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। 5 आपको मैं अभी बड़े वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो ग्रंथालय अधिनियम, ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक के पाठकों के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है, और जैसे लास्ट वाला जैसे पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर सबसे जो मेन सूत्र है ना विज्ञान के सूत्र का प्रस्तावित है, तो वो यही है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। द्वितीय एवं पंचम सूत्र की आवश्यकताओं को कानूनी अमलिया जामा पहना कर राज्य स्तर पर पुस्तकालय नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए ग्रंथालय अधिनियम प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, और लास्ट वाला वो है, यही है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रंथालय सहयोग को कब और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ग्रंथालय सहयोग होता है ना, अब उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथालय सहयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं संसाधन सहभागिता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं किस भारतीय राज्य द्वारा प्रथम ग्रंथालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सबसे पहले जो भारतीय ग्रंथालय अधिनियम था ना, वो था मद्रास तमिलनाडु में, अभी तमिलनाडु के अंदर है। पहले मद्रास में था, मद्रास जो अभी तमिलनाडु में। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था जो 1948 था। ये चीजें जो है वो आजाद वन वीक सीरीज में मिलती है या फिर नोट्स में मिलेगी। हालांकि ये नोट्स आजाद वन वीक सीरीज से भी अच्छे नहीं है, क्योंकि आजाद वन वीक सीरीज में ही समाहित नोट्स होते हैं। पर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने बुक्स के अंदर से निकाले हैं अलग से। ठीक है, एक अलग लेवल के क्वेश्चन निकाले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम पारित होने का वर्ष बताइए। ठीक है, तो वो 2006 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो राजस्थान सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था, ये 2006 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, वो चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इल्फा की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 को हुई थी। इसको मैंने आपको निशान लगा चुका हूँ। इसका विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी किस प्रकार की ग्रंथालयों के विकास में सहयोग करता है? यानी कि शैक्षणिक ग्रंथालय मुख्य रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास में अनुदान और सहयोग करता है। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती है ना, जितनी भी विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी, वो केवल और केवल कॉलेज लेवल की और विश्वविद्यालय लेवल की जो लाइब्रेरियां होता है उनके अनुदान में सहयोग करता है। फिर अपने बात कर लेते हैं कि IASLIC का पूरा नाम बताइए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन कंट्रीज, यानी कि भारतीय विशिष्ट ग्रंथालय और सूचना केंद्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और कभी कभी आप सोचते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए, परंतु ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आ गया। राजा राममोहन राय ग्रंथालय मुख्य रूप से किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास से संबंधित है? तो इसका सार्वजनिक ग्रंथालय के वे राष्ट्रवादी विकास, ठीक है, सुदृढ़ीकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रंथालय है, आप राजा राममोहन ग्रंथालय जो है ना, इसका मुख्य प्रकार है ना ग्रंथालय, वो किसका विकास करने से संबंधित है? यानी कि वो किसका विकास करते हैं? तो वो राष्ट्रीय विकास, सुदृढ़ीकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 30 शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से कभी कभी 5 से 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि ये इसका मतलब इतना शॉर्ट आंसर होता है, एक वन वर्ड आंसर होता है, परंतु ये आपके कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन होता है BLIS के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके आगे जाकर काम आने वाले हैं। ग्रंथालय विज्ञान के तृतीय सूत्र का नाम बताइए। ठीक है, इसका तृतीय सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि एवरी बुक्स इट्स राइडर। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। जैसे कि अभी मैंने ऊपर कहा था कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इस तरीके से ये 5 सूत्र है। इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रीय ग्रंथालय का नाम बताइए। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस।
देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो मैं जब करवा रहा हूँ थ्योरी, तो उसके अलावा आपके आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं आपकी हर क्लास से पहले, जैसे बीएलआईएस की क्लास आई थी ना, इसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी क्लास कैसे आएगी। बीएलआईएस 02 की क्लास आएगी ना, उससे पहले मैं आपको जो पहली क्लास आएगी वो आजाद 1 वीक सीरीज की होगी, जिसमें मैं आपको आजाद 1 वीक सीरीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके बाद में मेंबरशिप क्लास आएगी, ठीक है, जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, मेंबरशिप वाले क्वेश्चन करेंगे। आप या तो आजाद 1 वीक वाले पढ़ लो, तो भी आपके 60 से 70% प्लस बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। आजाद 1 वीक सीरीज जो है वो मैं जो नोट्स करवा रहा हूँ उससे ज्यादा व्याख्या उसके अंदर दी गई होती है। मैं क्या नोट्स करवा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, मैं चीजों को बोलकर बता रहा हूँ, तो मेरी बोली हुई चीजें आपके कुछ टाइम बाद में आप भूल सकते हो, पर जो लिखी हुई चीजें होती है ना वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो आजाद मन वीक के अंदर है ना, मैं तो थ्योरी देखो, मैं जैसे अभी ये एक लाइन है तो एक लाइन के ऊपर 5 लाइन का लेक्चर दे दूंगा, परंतु आजाद मन वीक के अंदर वो चीज लिखी हुई होगी तो आपको एग्जाम टाइम पर याद रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप आजाद की 1 वीक सीरीज मंगवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो 1 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। बाकी अभी आपकी क्लास इसी तरीके से रहने वाली है। दूसरी क्लास हर मेंबरशिप क्लास के अंदर केवल थ्योरी जो होगी वो आपकी मेंबरशिप क्लास के अंदर करवाई जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। और अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आप वो कहोगे कि सर आपने एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए थे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आए थे। अब अपने नेक्स्ट में बात करते हैं, किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्रंथालय विज्ञान की शिक्षा के प्रभाव की प्रारंभ किया गया था, ठीक है, यानी कि किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्रंथालय विज्ञान था ना उसकी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था, वो था पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, ये 1915 में किया था, ये डॉन डिक्सन के प्रयासों के द्वारा किया गया था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको एक बार छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो परीक्षा से बाहर, परीक्षा के अंदर जो है कंप्लीट परीक्षा के अंदर इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपकी परीक्षा नहीं जाने वाली है, ठीक है, तो इससे बाहर आपकी परीक्षा नहीं जाएगी, इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा छोटे वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप फंसे ना कहीं पर, क्योंकि जो आप थ्योरी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, पर ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डिलीवरी ऑफ बुक्स यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो था वो भारत में कब पारित किया गया था, तो 1954 से में 1965 में इससे संशोधन करके समाचार पत्र पत्रिकाओं को भी शामिल कर लिया गया था। हालांकि ये जो पारित किया गया था वो तो 1954 में किया गया था, लेकिन 1956 के अंदर है ना इसमें संशोधन हुआ तो संशोधन के अंदर पत्रिकाओं को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। किस प्रकार के ग्रंथालय में ग्रंथालय उपकरण यानी कि लाइब्रेरी केस आय का एक स्रोत होता है, वो होता है सार्वजनिक ग्रंथालय में, ठीक है, वो होता है सार्वजनिक ग्रंथालय यानी कि पब्लिक ग्रंथालय में, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं राजा राम मोहन राय ग्रंथालय, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये साल्ट लेक कोलकाता के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आजाद 1 वीक सीरीज वाली क्लास में भी लगवाया था, इसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 वीक सीरीज में उसको और अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है, यहाँ नोट्स टाइप है तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी हिसाब से यहाँ के आंसर भी करवाए हैं। चल ग्रंथालय यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी सार्वजनिक ग्रंथालय की किस प्रकार की गतिविधि है, यानी कि ग्रंथालय विस्तार सेवा में लाइब्रेरी एसोसिएशन सर्विस जितने के तहत दूर दराज के क्षेत्रों तक पुस्तकें पहुंचाई जाती है। चल लाइब्रेरी का मतलब समझती हो, आपके मोबाइल के अंदर आपकी एक प्ले लिस्ट बनी होती है, जैसे अभी आपको कुकू ऐप, रेडियो ऐप आता है, उसके अंदर स्टोरी होती है, उसी तरीके से आपके बुक्स के भी बहुत सारे ऐप आने लगे हैं, तो इसे चल लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो है वहां पर आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिल जाती है, आप वहां से स्टडी कर सकते हो, उसे चल लाइब्रेरी कहा जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं आना पड़ता, बच्चा अपने घर में, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है, कॉलेज के अंदर, या फिर कहीं भी पार्क के अंदर, कहीं भी वो एकांत में बैठा है, अगर वो यात्रा कर रहा है तो ट्रेन के अंदर बैठा है, तो वो कहीं पर भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन खोलेगा और किताबें पढ़ना शुरू कर देगा, इसी को चल लाइब्रेरी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित ग्रंथालय सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कम्युनिटी ऑफ लाइब्रेरी का अध्यक्ष का नाम बताइए, तो ये थे केपी सिन्हा, इन्हें सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन जो हुआ था ना, ये हुआ था 1957 में हुआ था, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप निशान लगा लीजिए, आप इसकी थोड़ी जो है वो याद रखना। फिर अपने बात करते हैं भारतीय ग्रंथालय आईएलए की स्थापना बताइए, 13 दिसंबर 1933, ठीक है। इसी तरीके से अभी छोटे वाले क्वेश्चन खत्म होने वाले, फिर अपने बड़े वाले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। भारतीय ग्रंथालय आंदोलन के पितामह किसे कहा जाता है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन, जिन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन लिखी हुई है जो BLIS 03 में लगती है और जिसके साथ DDC लगती है, और उसके अलावा BLI 04 के अंदर कंप्लीट AACR AACR, ठीक है, और CCC कैटलॉगिंग कार्ड जो होता है, उन दोनों के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट कॉलम क्लासिफिकेशन लगती है, जो कि पूरी की पूरी एस आर रंगानाथन द्वारा क्या है रचित है, ठीक है, इन्हीं का आइडिया था कॉलम क्लासिफिकेशन। अब अपने इस पर बात कर लेते हैं कि सियाली रामामृत रंगानाथन, एस आर रंगानाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगानाथन, ठीक है, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को भी व्यापक स्तर पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है, यानी कि बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, उसी इन्हीं को भी भारतीय आंदोलन के पितामह कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं रंगानाथ कृत 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि साइंस का प्रथम सूत्र का प्रकाशन कब हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1931 में, ठीक है, लाइब्रेरी मद्रास के लाइब्रेरी एसोसिएशन में। अब आपको एक और चीज बता दूं, कहीं पर भी आपके ये लिखा हुआ आ जाए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, तो बच्चे पता है किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो PMEEST में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक अलग सूत्र है, इनका कोई लेना देना नहीं है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी में। वो पता है क्या सोचते हैं कि ये बात कर रहा है मेन क्लास प्लस पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस और टाइम, ये तब काम आते हैं जब अपने कोड ढूंढते हैं,
ये लाइब्रेरी के रूल नहीं है, ये कोड ढूंढने के रूल है। जब अपने कॉलम क्लासिफिकेशन में कोड ढूंढते हैं, लाइब्रेरी का जो रूल है ना, लाइब्रेरी के रूल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। वो जो अपने पढ़ रहे थे ना, प्रत्येक पुस्तक को उसकी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये वाले रूल्स है ना, ये 5 प्रकार के, ये मैं बड़े वाला आपको लास्ट में करवाने वाला हूँ। इन रूल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं दिल्ली लाइब्रेरी, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर ही दिल्ली लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026-27 के अंदर सेम टू सेम छपने वाला है। इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ, जो इस बच्चे को नोट करना वो लिख सकता है, ठीक है। ये पहली मेंबरशिप क्लास है जो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में आपको मेंबरशिप फी लेनी होगी, जिसके अंदर इसी तरीके से शानदार क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ग्रेट ब्रिटेन में पुस्तकालय संघ का नाम बताइए, ठीक है। जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, उसके नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम बताइए, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में LIP कहा जाता है, यानी कि चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। अब अपना एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर बात करने से पहले मैं आपको फिर से आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आज़ाद मनवीर सीरीज नहीं है तो वो मंगा लीजिए, यही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपके पास पुरानी आज़ाद होने की सीरीज है तो भी आपकी बहुत काम आने वाली है, तो वो रख लीजिए, ठीक है। BLIS के लिए और राजस्थान कोटा यूनिवर्सिटी में यही सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी 1 वीक सीरीज है, क्योंकि 7 से लेकर 8,000 भर्ती आने वाली है लाइब्रेरियन 5 सेकंड और 3rd ग्रेड की। ये यूनिवर्सिटी कम से कम 70% बच्चों को हर साल फेल करती है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल क्लासेज में भी। तो आप प्लीज इस फेल वाली श्रेणी में मत आना, एक ही मौका है, चूकना नहीं है, एक ही मौका है, चूकना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी तीर जो है आपका पूरा निशाने पर लगना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, मत चूको चौहान, तो वो आपके साथ बात है। एक ही मौका है, एक मौके में पास होगे, पास होते ही आप सीधा फार्म भरोगे, फार्म भरते ही आप सीधा नौकरी लगोगे। यानी कि एक तीर से सीधे 3 निशाने लगाकर अगर आपको जॉब लगना है तो आपको अच्छी पुस्तकें तो खरीदनी पड़ेगी, ऐसी पुस्तकें खरीदनी पड़ेगी जिससे अच्छा कंटेंट मिलता है, ऐसी क्लासें खरीदनी पड़ेगी जिनसे अच्छी थ्योरी क्लासेज और कंटेंट मिलता है, तो ही आप पास हो पाओगे। हालांकि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि मेंबरशिप क्यों ले। देखो, केवल पास होना ही एक अच्छी बात नहीं होती है, परंतु एक अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ पास होना ही सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्रंथालय आंदोलन की आवश्यकता क्यों है, बताइए, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि ग्रंथालय आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। मैंने हालांकि इसको सरल भाषा में नोट्स को बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। समाज में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव ज्ञान की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए ग्रंथालय आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का समाज, जाति, धर्म या किसी भी हिंसा के आधार पर ज्ञान को बांटना नहीं है, सबको एक समान मानकर ज्ञान को बांटने की आवश्यकता है। यह समाज में साक्षरता दर बढ़ाती है, यानी कि जितने लोग पढ़ेंगे उतनी साक्षरता दर बढ़ेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कराने में, जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। व्यवस्थित आंदोलन के बिना जन तक निःशुल्क पहुंचाना, पुस्तकों के लिए सरकारी वित्त कानून सुनिश्चित करना संभव नहीं है। भारत में बड़ौदा रियासत और तत्पश्चात डॉक्टर रंगनाथन ने इसे गति दी है। यानी कि बहुत कम ऐसे नेता भी रहे हैं या लोग भी रहे हैं जो पुस्तकालय के मामले के अंदर इतने ज्यादा एक्टिव थे। तो अगर इसके अंदर एक्टिविटी बनानी है तो ग्रंथालय आंदोलन की तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको आंदोलन तो करना पड़ेगा। जैसे अभी सरकार ने क्या था, बच्चों का रिजल्ट जो था वो अटका दिया था, अभी बच्चों ने आंदोलन किया, तब जाकर अभी लाइब्रेरी ग्रेड 3rd का रिजल्ट है। इसी तरीके से आपको, अगर आपको सक्सेस होना है और अपने ग्रंथालय की वैल्यू बनाए रखनी है भविष्य के लिए, तो आपको ग्रंथालय आंदोलन की आवश्यकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ग्रंथालय विस्तार सेवाओं से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि ग्रंथालय विस्तार सेवा यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन सर्विस का अर्थ है कि ग्रंथालय सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो कारणवश सभी ग्रंथालय भवन तक नहीं आ सकते हैं, ठीक है, या इनके लाभों के प्रति उनको जागरूकता नहीं है। यानी कि ग्रंथालय विस्तार सेवाओं का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गाँव में रहते हैं, ढानियों में रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है कि वो किसी शहर या किसी अच्छे ग्रंथालय या किसी अच्छे पुस्तकालय के अंदर जाकर स्टडी कर सके। तो ग्रंथालय विस्तार की स्थापना इसलिए जरूरी है। प्रत्येक छिपी हुई बस्ती हो गई, कोई भी गांव हो गया, कोई भी मतलब गली हो गई, हर एक प्रत्येक गांव कोने कोने तक पुस्तकालय का विस्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्ञान का विस्तार भी प्रत्येक लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। इनके लागू और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि सार्वजनिक लाइब्रेरी, आप में से मैं शर्त लगा सकता हूँ आपको यही नहीं पता होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा कि उनके शहर में भी एक सरकारी लाइब्रेरी है, जिनको आप प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हो उसी टाइप सुविधा मिलती है। वहां पर हो सकता है आपको वाईफाई नहीं मिलता होगा, बाकी आपको वहां पर बैठने की सुविधा मिलती है, शांत वातावरण मिलता है, प्लस आपको अखबार मिलते हैं, किताबें मिलती है। हर एक तहसील और हर एक जिले जो अच्छे लेवल पर काम करते हैं वहां पर ये लाइब्रेरी होती ही है। अब आपको नहीं पता है, परंतु मैंने अभी बताया, बहुत सारे बच्चे इनको पता भी है। यानी कि ये ग्रंथालय विस्तार इसलिए जरूरी है जिनको इनके लाभों के बारे में जागरूकता है ही नहीं। अपने तैयारी कर रहे हैं, अपने को पता है, अपने जो बहुत सारे अपने अभी भाई बहन है वो अभी भी 600 रुपए देकर प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं, परंतु अगर अपने ढूंढे तो अपने शहर में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लाइब्रेरी बनी होती है, अगर कोई अच्छा शहर है या अच्छी तहसील है तो। इसके तहत मोबाइल लाइब्रेरी यानी कि चल पुस्तकालय, जो मैंने अभी बताया कि बच्चा कहीं भी पार्क में बैठा हुआ, ट्रेन में जाता हुआ, फ्लाइट में सोता हुआ, उठता हुआ, कभी भी अपनी एप्लीकेशन खोलकर अपनी पसंदीदा बुक्स, गबन गोदाब, द सीक्रेट हो गई या फिर कोई भी स्टोरी हो गई, किसी भी अच्छे लेखक की, विवेकानंद की, रविंद्रनाथ टैगोर की, जवाहरलाल नेहरू की, ऐसे लोगों की पुस्तकें जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। पुस्तक प्रदर्शनियां, सार्वजनिक व्याख्या, साक्षरता अभियान, फिल्म शो और पुस्तक चर्चाएं आयोजित की जाती
की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय के पाठक वर्ग द्वारा का दायरा बढ़ाना है, यानी कि पुस्तकालय के पाठक वर्ग होते हैं ना, जो पुस्तकालय से पुस्तकालय जाकर पढ़ने वाले होते हैं, उनका क्या दायरा बढ़ाने के लिए ग्रंथालय विस्तार की आवश्यकता भी है। और इसका तात्पर्य यही है, दायरा बढ़ाने और छिपी हुई अध्ययन सामग्री को समाज के सामने लाना है। यानी कि बहुत सारी अच्छी पुस्तकें, अच्छे लेखकों की पुस्तकें हैं जो अभी पब्लिक से नहीं हुई है, परंतु ग्रंथालय में अगर एक पुस्तक किसी को पसंद आ जाए, उसके बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये छिपी हुई जो लोगों के सामने अध्ययन सामग्री है वो भी आती है। ठीक है, ऐसी किताबें जो आज की युवा पीढ़ी पढ़ती नहीं है, लुप्त हो चुकी है, पर अगर वो सार्वजनिक लाइब्रेरी में जाता है तो वहां पर देखता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ी है, चलो कोई स्टोरी देख लेते हैं, तो उससे क्या है, ज्ञान बढ़ता ही है। तो इसीलिए जो है वो ग्रंथालय विस्तार सेवा का यही तात्पर्य है कि ग्रंथालय की जो जितने भी लोग हैं उन तक सही समय पर ग्रंथालय भवन की जानकारी पहुंचाना और उनके महत्व को समझना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय के क्या है बताइए। इसके सिंपल कार्य है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय देश के सर्वोच्च पुस्तकालय के निम्न कार्य है। ठीक है, देश को प्रकाशन होने वाली मुद्रित सामग्री में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड 1995 के तहत सामग्री को सुरक्षित रखना। यानी कि अभी जो मैंने आपको एक्ट बताया था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 उसके तहत जितनी भी अध्ययन सामग्री है, जितनी भी बुक्स है, पुस्तकें, उनको सुरक्षित रखता है, यानी कि उनको संभाल कर रखने और उनकी कोई भी किसी भी तरीके की उनकी उनके साथ छेड़खानी ना हो, चोरी ना हो, काट पाट ना हो, इन सभी की जिम्मेदारी कौन लेता है? वो लेता है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्य होते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी कि नेशनल बिब्लियोग्राफी का संकलन और नियमित प्रकार करना, देश विदेश में भारत से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पांडुलिपियों एवं दुर्लभ ग्रंथों का संग्रहण करना, यानी कि देश विदेश में अपने देश से बाहर भी जो जितनी भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पांडुलिपियां, उनके दुर्लभ ग्रंथ है, उनका संग्रह करना। ठीक है, भावी पीढ़ियों के ज्ञान से स्थायी कोष के रूप में कार्य करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश पर प्रतिबंध लगाना भी, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय करता है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं विशिष्ट ग्रंथालय से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट ग्रंथालय वह ग्रंथालय होते हैं जो एक विशिष्ट उद्योग, शोध संस्थान और एक निश्चित उपयोगकर्ता वर्ग, यानी कि या तो वैज्ञानिक, डॉक्टर हो गए, या फिर नीति निर्माता हो गए, या अर्थशास्त्री हो गए, उनकी सूचना और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय सामग्री सामान्य न होकर अत्यधिक तकनीकी, समय समय की शोध परख और पत्रिकाओं, रिपोर्ट तथा प्रेटेस्ट से रूप में होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ सीधी अपनी भाषा के अंदर, विशिष्ट पुस्तकालय वो पुस्तकालय होते हैं जो यह भी गवर्नमेंट द्वारा ही स्थापित पुस्तकालय होते हैं, लेकिन इनके अंदर पता है काम कौन करते हैं? जो किसी चीज की खोज कर रहे हैं, कोई भी पुरातात्विक समाज हो गया, ग्रंथ हो गया, या फिर कोई जंगल में छुपी हुई जीवों की खोज कर रहे हैं, या फिर ऐसे डॉक्टर जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जैसे अभी पीछे कोवैक्सीन बनाई थी, उसके हालांकि भारत देश के अंदर मोदी जी की कृपा से कोवैक्सीन से अच्छी खासी मौतें हो रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, यानी कि वो तो हमारे नुकसान कर गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है ना, वो सारी की सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो विशिष्ट ग्रंथालय के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीति निर्माण का कार्य जितना भी होता है वो भी विशिष्ट पुस्तकालय में होता है, जिसके अंदर बहुत ही समझदार लोग जो है वो बैठे रहते हैं, और किसी भी देश, राज्य या शहर के लिए शिक्षा नीति तैयार करना, ठीक है, और रोजगार वगैरह की नीतियां बनाना, ये सारी की सारी एक विशिष्ट पुस्तकालय में कार्य होता है। बाकी अर्थशास्त्री जैसे अपने अभी जो अपने देख निर्मला सीतारमन जी है, जिन्होंने देश का भट्टा बिठा रखा है, वो अच्छी अच्छी जब शिक्षा नीतियां तैयार करती हैं, तो वो भी क्या है, उनके लिए भी विशिष्ट पुस्तकालय ही उनको प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं जो स्पेशल लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं, जो जिनके हाथ में देश का विनाश और देश की प्रकृति इन्हीं के हाथ में होती है। ये यहाँ पर जो विशिष्ट पुस्तकालय में लोग काम करते हैं, वही लोग देश को कैसे चलाना है ये तय करते हैं। तो यही विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं विशिष्ट पुस्तकालय के 3 उदाहरण बताइए। फिर पहले आगे BARC लाइब्रेरी, ठीक है, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान अनुसंधान। इसके अंदर जितने भी प्रकार के परमाणु ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा समझते हो ना आप, जिसमें APJ अब्दुल कलाम कभी काम किया करते थे, अब वो नहीं है हमारे बीच, बहुत जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर आर्मी से संबंधित या किसी भी देश के लिए या अपने देश के लिए जो वेपन जो तैयार किए जाते हैं, वह लाइब्रेरी, यानी कि भामा परमाणु अनुसंधान लाइब्रेरी, इसी को बोलते हैं BARC लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी में अपने नहीं पढ़ सकते हैं, ये विशिष्ट लाइब्रेरियां होती है। मैंने अभी आपको बताया, देश की रक्षा से लेकर उसकी आर्थिक और स्वास्थ्य, ठीक है, संबंधित जितनी भी नीतियां जिस लाइब्रेरी में तैयार की जाती है, वही विशिष्ट लाइब्रेरी। इनके 3 प्रकार है। दूसरा प्रकार बोल देते हैं ICMR लाइब्रेरी, यानी कि भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में, ये चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान का है। तो देखा अभी मैंने बताया ना, ये तो आर्मी से संबंधित हो गई, ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित होगी। और दिल्ली पुस्तकालय उच्च तकनीकी अभियांत्रिकी, व्यवहारिक विज्ञान, उच्च शिक्षा, ये तो ये अपनी क्या होगी, पूरी की पूरी एजुकेशन से संबंधित नीतियां वगैरह तैयार होती है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज के अंदर होती है। वो होती है जैसे पहली होगी भामा परमाणु अनुसंधान के अंदर, दूसरा हो गया भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद, तीसरा हो गया उच्च तकनीकी और अभियांत्रिकी व्यवहारिक विज्ञान। ये सारी लाइब्रेरियां हैं, ये विशिष्ट पुस्तकालय कहलाती है। जो तीसरी ये लास्ट वाली दिल्ली के अंदर है, ये भी दिल्ली के अंदर है, और ये जो पहली है ना, ये मुंबई के अंदर है, परमाणु अनुसंधान के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगवा लेना। हालांकि आपसे साथी जो है बाकी, उन्होंने PDF के लिए अच्छा भी पे किया है, 59 रुपीज़, ठीक है, और आपको ये क्लास फ्री में मिल रही है, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये एज ए डेमो क्लास है। ठीक है,
तो इसके अंदर मैं अभी आपको केवल और केवल आधी पीडीएफ ही करवाऊंगा, वो भी इसीलिए करवाऊंगा ताकि आपको एक डेमो मिल सके, एक सैंपल मिल सके कि थ्योरी क्लासेस के अंदर सर किस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्लास में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ग्रंथालय की गतिविधियों में अंतर बताइए। महाविद्यालय कॉलेज ग्रंथालय होते हैं, इनकी गतिविधियां जो होती है उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। चलो, अरे आप टेंशन मत लो, आपको मैं पूरी क्लास करवा दूंगा। इसकी गतिविधि मुख्य रूप से सनातन यानी कि यूजी और स्नातक और पीजी स्तर के छात्रों, और जो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ग्रंथालय की गतिविधियों में अंतर बताइए। महाविद्यालय जो होता है ना, वो तो आपके यूजी या पीजी कॉलेज हो गया, बीए बीएड आप कर रहे हो, ठीक है, शिक्षण परीक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सीमित रहती है। ये पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ और पुस्तकें अधिक होती है, यानी कि इसके अंदर पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में पुस्तकें जो है वो अधिक पाई जाती है। परंतु अब अपने बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियां। विश्वविद्यालय के अंदर फिर पता है इसमें क्या होते हैं, इसमें उच्च शिक्षा यानी कि किसी ने नेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, ठीक है, ठीक है, जैसे कोई रिसर्च कर रहा है या फिर किसी ने पीएचडी कर रखी है या परियोजनाओं पर काम कर रहा है या फिर कोई जर्नलिस्ट की स्टडी कर रहा है, प्रबंध और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक पहुंचो, अनुक्रमण संस्करण एवं अन्य पुस्तकालय ऋण जैसी जटिल सेवाओं के लिए है ना, विश्व ग्रंथालय जो है वो कार्य करता है, ठीक है। तो इन दोनों में समझ गए ना, ये तो आपके कॉलेज स्तर की है। ये आप कॉलेज जब कंप्लीट कर लेते हो, आप नीट कर लेते हो, उसके बाद में आप पीएचडी कर लेते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर वगैरह लग जाता है ना, फिर आप एक स्पेशल सब्जेक्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पर बुक लिखते हो, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल पर बुक लिखते हो, यानी कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, फिर आपकी खुद की बुक्स आने लग जाती है। तो ये उसी के लिए होती है विशिष्ट लाइब्रेरियां, ठीक है। यानी कि कॉलेज सत्र से थोड़ा ऊपर सत्र होता है, परंतु यहाँ पर बैठते वही है जो एक लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की, निदानी विन्यास से अपूपा पद्धति से आप क्या समझते हैं। हालांकि अपूपा पद्धति वाला मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया हुआ है 2026 और 2027 के अंदर, ये पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा प्रतिपादित अपूपा पैटर्न पुस्तकालयों के सेल्फ निधानी पर व्यवस्थित करने की सबसे वैज्ञानिक पद्धति थी। इसमें पुस्तकालयों को अनेक विषय के प्रासंगिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, जिसमें APU, इसका मतलब क्या हो जाता है, एलिन यानी कि कम या प्रासंगिक पुस्तकें, यानी कि पुस्तकें जो थी उनको 3 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। अब फिर पी का मतलब हो गया पेनुरुबल, यानी कि आंशिक रूप से प्रशासनिक पुस्तकें होती थी, और उसके बाद में हो जाती थी पूर्णतः प्रशासनिक पुस्तकें। इन 3 भागों में बांट दिया गया था। यह पैटर्न इस प्रकार था कि पहले तो आ जाती थी ए, फिर पी, फिर यू, फिर से पी और फिर से ए, इसलिए इसको बोलते थे अपूपा पद्धति, ठीक है। अब इसका मतलब बताता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से क्लासें इसीलिए लेना पड़ती है ताकि बच्चों को ये चीजें समझ आ सके। तो इसका एलिन, पेनुब्रिन, उब्रिन, पेनुब्रिन, एलिन, इस तरीके से क्या था, पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप था। तो इसलिए ए का यहाँ पर ए, फिर वापस से पी, फिर यहाँ पर यू, ठीक है, फिर पी और फिर ए। तो ये पूरी की पूरी अपूपा पद्धति हो चुकी थी। अभी इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से विस्तार से समझा दिया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मुक्त द्वार प्रणाली से आप क्या समझते हैं। मुक्त द्वार प्रणाली यानी कि ओपन एक्सेस सिस्टम का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां पाठकों को पुस्तकों की अलमारियों एवं सीधे जाने तक अपनी पसंद की पुस्तकों की अलमारियां निकाल कर देखने और चुनने को पूर्णतः स्वतंत्रता होती थी। इसके अंदर पाठक को अपने पुस्तकों के बीच जाली बंद काउंटर का अनुरोध नहीं होता था। इसमें पाठकों के समय की भारी बचत होती थी, पुस्तकों का उपयोग अत्यधिक बढ़ जाता था तथा प्रथम और चतुर्थ सूत्र को अनुकूलता मिलती थी। अब अपने बात कर लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है ना, उनमें पहले और 5 जो चौथा सूत्र है ना, उसको अनुकूलता मिलती थी। मुक्त प्रणाली का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप सीधे जाकर लाइब्रेरी से वो बुक्स उठा सकते थे। उसके लिए कोई भी जाली या काउंटर नहीं बना होता था, ना ही कोई प्रोसेस होती थी। आप अपना बुक उठाकर बस आपको नाम नोट जरूर करवाना पड़ता था, जिससे क्या पाठकों का भी टाइम बचता था और वहां पर लाइब्रेरी में भी टाइम कम खर्च होता था, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, विश्व में प्रथम ग्रंथालय प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा और कब स्थापित किया गया था। तो पूरे विश्व के अंदर जो पहला लाइब्रेरी था ना, लाइब्रेरी स्कूल यानी कि ग्रंथालय प्रशिक्षण केंद्र, ये मेलविड डेवी द्वारा 5 जनवरी 1887 को की गई थी इसकी स्थापना, और इसका मूल नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है था। इसकी स्थापना जो था वो कोलंबिया कॉलेज यानी कि अब कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है, ठीक है, में की गई थी। इसके बाद पुस्तकालय प्रबंधन को एक पेशेवर विज्ञान का दर्जा मिला था, ठीक है, यानी कि इन्हीं के प्रयासों से पुस्तकालय विज्ञान को जो था वो एक पेशेवर दर्जा मिला था। ये वो क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया आपके थ्योरी में, एग्जाम में, आप सोच भी नहीं सकते। इसको आप 100% मान लीजिए। इस बार न्यू सेमेस्टर 2026 और 2027 के अंदर ये आने वाला क्वेश्चन है। 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर तो मैं आपको 100% लगा कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा और ये पक्का पक्का आने वाला है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सूची में शामिल कर लीजिए। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये यूके की लाइब्रेरी है, ठीक है, पहले ग्रेट ब्रिटेन में स्थापना हुई थी 1877 में। इसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य यूनाइटेड किंगडम को पुस्तकालय की स्थिति में सुधार और नए पुस्तकालयों का कानून निर्माण करना, यानी कि पुस्तकालय के अंदर सुधार और नए पुस्तकालय की इन्फॉर्मेशन और उससे संबंधित कानून निर्माण का काम भी कौन करती थी, यूके यानी कि यूनाइटेड एसोसिएशन करती थी। पुस्तकालय कर्मियों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण और मानवाधिकार
फेलोशिप और प्रमाणक की व्यवस्था करती थी, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देती थी तथा कॉपीराइट व सूचना अधिकारों की पैरवी करती थी। यानी कि किसी अभी जैसे मैंने नोट्स बनाई है, इस नोट्स की मैं पीडीएफ किसी को भेज देता हूँ और कोई अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे ही नोट्स पढ़ाने लग जाए तो मैं उस पर कॉपीराइट लगा सकता हूँ अगर मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है तो। ये सारे कार्य पहले और अभी भी अभी तक यूके जो है लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन यूके वाली वो देखती है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। फिर बोलते हैं नियमित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन और बुलेटिन पुस्तकालय पत्रिका का प्रकाशन करना, यानी कि नियमित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन जो जितने भी होते थे और बुलेटिन पुस्तकालय होती थी उसका प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। फिर अपने बात कर लेते हैं विशिष्ट ग्रंथालय के कार्यों पर चर्चा कीजिए। मैंने कितनी बार, हालांकि इससे पहले जो छोटी क्लास आई थी उसमें भी समझा दिया, अभी भी समझा दिया, आप एक बार और बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है तो इसका मतलब ये एग्जाम में 100% आने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ें मैं नोट करवाता हूँ वो 100% पक्का आती है, याद रखना ये। इसमें संस्था के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक तत्कालीन विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार चुनिंदा सूचनाएं और आंकड़ों को एकत्रित करता था। SDI यानी कि सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, केस यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस, समय समय की जागरूकता सेवा, ऐसी सम्मिलित सेवाएं जो है ये प्रदान कौन करता है? विशिष्ट ग्रंथालय करता है। शोध हो गई, रिपोर्ट हो गई, ये चीजें मैंने बता दी। माइक्रो दस्तावेज, अनुक्रम हो गया, सारंकरण हो गया, ठीक है। इसके अलावा विशेष विषय जो होते थे वो सारे के सारे विशिष्ट ग्रंथालय के द्वारा ही इस पर काम किया जाता था। सिन्हा समिति के प्रमुख स्तुतियों का उल्लेख कीजिए। भारत सरकार ने 1957 में गठित हुई थी यह समिति। यह सिन्हा समिति थी जो अभी अपनी रिपोर्ट दी जाती है, जिसकी मुख्य सिफारिश थी देश में एक व्यवस्थित और सुदृढ़ सामाजिक पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना का श्रेय सिन्हा समिति को जाता है। पुस्तकालयों के वित्तीय सहयोग में राज्य पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी केस का कानून भी सिन्हा पुस्तकालय द्वारा लाया गया था, ठीक है। सिन्हा समिति जो थी ना उसी के द्वारा लाया गया था। फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय पुस्तकालय के सलाहकार बोर्ड का गठन भी सिन्हा समिति है ना, जो सिन्हा समिति इसी के कहने पर करवाया गया था। सार्वजनिक पुस्तकालय को जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आपस में त्रिकोण नेटवर्क में जोड़ना है, यानी कि आप समझ नहीं रहे हो, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं ना उसको जिला स्तर पर, ठीक है, और फिर ब्लॉक, और ब्लॉक से ग्राम स्तर पर, और ग्राम से फिर से जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जोड़ने का काम भी किसने किया था? सिन्हा समिति के द्वारा किया गया था। तो इनकी स्तुतियों का उल्लेख जो है वो इसी तरीके से मिलता है, जो चीजें मैंने आपको समझाई है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रंथालय को परिभाषित कीजिए। नेशनल लाइब्रेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ग्रंथालय, नेशनल लाइब्रेरी किसी भी देश को सर्वोच्च केंद्रीय पुस्तकालय होता है, यानी कोई भी देश होता है ना उसका सर्वोच्च, यानी अभी अपने भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो अपने लिए सर्वोच्च है, उसी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बौद्धिक, साहित्यिक और संपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर, अपना आर्ट एंड कल्चर होता है, और सारी की सारी जो जितनी भी सूची में और स्थायी रूप से संरक्षित चीजें जो है ये सारी की सारी अपने भारत के, देखो भारत के अंदर कितने राज्य और कितने जिले हैं, ठीक है, इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, ठीक है। तो इन सभी की सांस्कृतिक धरोहर है, उनको संभालने का जो जिम्मा होता है ना वो राष्ट्रीय ग्रंथालय के ऊपर होता है। यानी कि धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर का मतलब होता है अपनी संस्कृति से जुड़ी, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर नृत्य हो गए, वेशभूषा हो गई, मेले हो गए, त्योहार हो गए, तो ये सारी एक बुक के अंदर अच्छी तरीके से लिखकर इनके बारे में जानकारियां देकर लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। तो इन सभी को संभाल कर रखने का और सुरक्षित रखने का, यानी कि सुरक्षित रखने का कार्य भी राष्ट्रीय ग्रंथालय द्वारा होती है, और ये प्रत्येक देश का अपना एक अलग और बड़ा ग्रंथालय होता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं यह पुस्तकालय सामान्य ऋण यानी कि ऋण के रूप में बेहतर पुस्तकें बाहर नहीं देता है, बल्कि शोध और संदर्भ के लिए देश की समृद्ध मुद्रित डिजिटल सामग्रियों को भावी पीढ़ियों के लिए सजो कर रखता है। यानी कि इसके अंदर है ना पढ़ने के लिए बुक्स को है ना आपके घर में नहीं ले जाने दिया जाता है, ठीक है। ये तो बस सांस्कृतिक जो चीजें होती है वो धरोहर होती है, उसको संभाल कर रखता है। आप अगर पढ़ना चाहो तो वहीं आप आकर जाकर पढ़ सकते हो, आपकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग के हिसाब से आपका चार्ज लिया जाता है, ठीक है। तो यही अपनी राष्ट्रीय ग्रंथालय होता है जो प्रत्येक देश में होता है, और प्रत्येक देश के अपना एक अलग ही राष्ट्रीय ग्रंथालय होता है। अपनी फिर बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय ग्रंथालय के कार्यों को बताइए। अभी मैंने बताया था ना कॉलेज स्तर से ऊपर के जो ग्रंथालय होते हैं ना, जिनके अंदर जर्नलिस्ट हो गया, शोध हो गया, या किसी ने पीएचडी की, अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस आदि उपलब्ध करवाता है, वो सारे के सारे जो कार्य कौन करता है? विशिष्ट ग्रंथालय करता है। यानी कि विशिष्ट ग्रंथालय के कार्य यही है: उच्च शिक्षा, उच्च शोध, उच्च नवाचार और वैश्विक पाठ्य सामग्री और जर्नलिज्म आदि शोध और अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध करवाना। इसके अलावा शोधकर्ता और उसकी विशिष्ट विषय से जुड़ी हुई उद्धत जानकारी खोजना और उसके संदर्भ में सहायता प्रदान करना, और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के छात्रों से उन्नत संदर्भ और सेवाएं संचालित करना, प्रलेखकों और वैज्ञानिक वर्गीकरण में सूचीकरण और करके उन्हें उपयोग तो अत्यंत सुलभ बनाना। ये सारे कार्य कौन करता है? ये सारे कार्य विश्वविद्यालय स्तर के जो ग्रंथालय होते हैं वह करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। विद्यालय ग्रंथालय के कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय ग्रंथालय, अरे ये तो छोटा सा अपना ही है, जिसके अंदर आप 3rd ग्रेड लगोगे, जिसके अंदर आप 2nd ग्रेड लगोगे, ठीक है। तो ये विद्यालय ग्रंथालय की बात आ गई। छात्रों के बचपन से पढ़ने लिखने की आदत में सुधार और विकास करना, शिक्षकों को
शिक्षण कार्य सहायता के लिए दृश्य और सर्वे पाठ्य सामग्री प्रदान करना। अपने को तो क्या है, जो देखने और सुनने के लिए जो पाठ्य सामग्री है जो अपने को सरकार प्रोवाइड करवाएगी वही प्रोवाइड कराना अपना कार्य होगा। ये विद्यालय पुस्तकालय का कार्य होता है। उसके बाद में छात्रों के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए ज्ञानवर्धक कहानियों, जीवनियों और बुनियादी संदर्भ पुस्तकालयों का संग्रह करना। देखो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे ना, बहुत सारी किताबें जो है वो स्टोरीज की होती है। जो अच्छा गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ से बच्चे हाफ टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो केवल और केवल जहाँ पर अच्छी कहानियां मिलती है, जीवनियां मिलती है, बुनियादी संदर्भ मिलते हैं। ये सब कार्य जो विद्यालय स्थलीय ग्रंथालय के यानी कि पुस्तकालयों के होते हैं। छात्रों को पुस्तकालय के सामान्य नियमों और सूचना खोजने की कला में परिचित करवाना। देखो आपको बुक खोजना नहीं आता है, आप जब भी कभी भी एक अच्छे लाइब्रेरी में जाओगे ना, आपको जाते आपको कोई भी बुक खोजनी है तो वहाँ पर ऐसे कैटलॉगिंग कार्ड बने होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक लगे होते हैं और उनके बीच से इस तरीके से एक तागा टिपाया होता है। तो सबसे पहले आपको कैटलॉगिंग कार्ड खोजने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेक्शन नंबर। आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कौन सा है और उसका सेक्शन नंबर कौन सा है। फिर आप सेक्शन नंबर को कार्ड को ढूंढकर आप पता लगा सकते हो कि आपकी बुक कौन से खाने के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए आप मतलब एक प्रकार का डेमो देने का कार्य भी ग्रंथालय द्वारा होता है। ठीक है, विद्यालय ग्रंथालय द्वारा होता है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं भारत, यूके, यूए के राष्ट्रीय ग्रंथालयों के नाम बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला है। ये पूरा इसी तरीके से नहीं पूछा गया, फिर भी आपसे कम से कम दो किसी दो के नाम जरूर पूछे जाएंगे। 2026 में छपेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा, ये याद कर लीजिए। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भारत का ग्रंथालय जो है ना वो है लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 के अंदर। फिर अपने बात कर लेते हैं यूके, यानी कि यूके के अंदर लाइब्रेरी एसोसिएशन जो थी वो थी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल, जो कि 1877 में जिसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में लास्ट कौन सा रह चुका है, यूएसए, यानी कि अमेरिका के अंदर जो थी वो थी अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो पुस्तकालय वो यही है यूके के अंदर। मेलविन डेवी को पूरा का पूरा श्रेय जाता है। ठीक है, इस यूके वाली पुस्तकालय के लिए। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं सार्वजनिक ग्रंथालय की आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। सार्वजनिक ग्रंथालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह नागरिकों और देश दुनिया के खबरों से अवगत करवाता है। नागरिक जो होते हैं उनको देश दुनिया की खबरों से अवगत कराता है, सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा भी सार्वजनिक पुस्तकालय जनता का एक विश्वविद्यालय कहा जाता है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वो प्रत्येक जनता वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसे जनता का एक विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सार्वजनिक ग्रंथालय और विशिष्ट ग्रंथालय में अंतर बताइए। अरे देखो भाई, ये तो सामने दिख रहा है। विशिष्ट ग्रंथालय में हम जैसे आम आदमी का क्या काम भाई, कोई काम नहीं है। वहां पर आपके मेडिकल होते हैं, परमाणु से संबंधित होते हैं, इकोनॉमी से संबंधित काम होते हैं। यहाँ पर तो सार्वजनिक पुस्तकालय तो आम लोगों का पुस्तकालय ये वाला, तो यहाँ पर तो बेचारे तेरे जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जैसे यह समाज के सभी नागरिकों के लिए, कोई भी बच्चा, वृद्ध, छात्र, सब में कोई भी जाओ, जाके पढ़ो, कुछ भी करो, आपको कोई नहीं रोकता है। आप कहीं से भी ज्ञान और आत्म विकास, साक्षरता बढ़ा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। ये तो आम आदमी के लिए होता है। ठीक है, सीधी सी बात बताता हूँ। विशिष्ट पुस्तकालय मैंने बता ही दिया। अब आप इन दोनों को कितने बड़े शब्दों में लिख सकते हो, 1000 शब्दों में लिख सकते हो। आपके ऊपर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अब विशिष्ट पुस्तकालय तो वो है जिसके अंदर मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। पहला तो सेना के लिए काम करता है, आर्मी के लिए, जिसमें परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। दूसरा वो था जो स्वास्थ्य को लेकर काम करता है। तीसरा वो था जो शिक्षा और देश के बजट को लेकर काम करता है। ये सारे काम विशिष्ट पुस्तकालय में होते हैं। यहाँ पर आम लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे गवर्नमेंट की टीम काम करती है। और सार्वजनिक पुस्तकालय बेचारा, यहाँ पर तो आपने और कोई भी बच्चा, वृद्ध, महिला, कोई जाकर पढ़ लो, कुछ नहीं कहता, आपको बस वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यही है अंतर सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आजाद मंदिर सीरीज के अंदर आपका निशान लगाया हुआ है, ये इससे ज्यादा विस्तृत रूप से वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रलेख और डॉक्यूमेंट को प्रभाषित कीजिए। ठीक है, प्रलेख या डॉक्यूमेंट की विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत सूचनाओं या प्रलेखों जैसे कि शोध पत्र या शोध रिपोर्ट या तत्वित संग्रहण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, अनुक्रम, सारंगकरण और पुनरुत्पादन किया जाता है, ताकि शोधकर्ताओं को बिना समय गंवाए उनकी आवश्यकताओं को सटीक जानकारी मिल सके। डॉक्यूमेंट शब्द तथा प्रथम व्यापक प्रयोग पॉल आर्टलेट और हेनरी लो फॉन्टेंट ने 20वीं सदी में प्रारंभ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया था। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट जो होता है ना, डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी मैं मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी लाइब्रेरी से संबंधित कागज जो होते हैं उनमें अपडेट करना, या बुक्स कौन सी बुक कहाँ रखनी है। जैसे हिस्ट्री की बुक, एक तो हिस्ट्री की बुक्स हो गई, हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की। अब हिस्ट्री का अब आपको मैं सीधी सी उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि ग्रंथालय के अंदर जितने भी वर्ग होते हैं ना, उनको इंडेक्स बनाना। जैसे आपकी एक इंडेक्स बनी होगी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर भी छोटे छोटे इंडेक्स बने होते हैं, राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, पंजाब की हिस्ट्री, या फिर तमिलनाडु की हिस्ट्री।
ठीक है। तमिलनाडु के अंदर भी यहाँ पर नीचे फिर से बनते हैं अलग अलग बॉक्स बने, कछुआ के राजवंश हो गए, ये महाराणा प्रताप हो गए, तो इसी तरीके से अलग नीचे से नीचे बॉक्स बने ही होते हैं। तो इसमें इसी तरीके से अपडेट किया जाता है कि जैसे अपने खोजने जाएं कोई भी चीज़ तो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाए, यानी कि कम टाइम वेस्ट हो अपना। तो ये सारी चीज़ें प्रलेखन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक लिस्ट बनाई हुई होती है, उसी के अंदर लिखी हुई होती है, जिससे अपने को बस वहाँ पर जाकर नाम बताना पड़ता है कि जैसे मुझे इंडियन हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो वो क्या करेगा अपने डॉक्यूमेंट में देखेगा, देखते ही आपको बता देगा 315 नंबर अलमारी में बुक नंबर C352213 बुक है, वो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए और अपने को बुक मिल जाएगी। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट ये मैंने आपको बताई दी। अभी इस 20वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 20वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड 1954 की मुख्य विशेषता बताइए। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा ना कि मैंने आपको अभी बताया था, पर इसकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने मैं रख देता हूँ कि भारत में प्रत्येक प्रकाशन के लिए एक कानूनी रूप से अनिवार्य की गई है कि अपनी प्रत्येक नई पुस्तक को प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भीतर एक प्रति देश के 4 नामित यानी कि डिपॉजिटरीज पुस्तकालयों के अपने खर्च पर निःशुल्क भेजें। यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक्स जो है ना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है 1954 में बना है, इसका सीधा सीधा एक ही कानून है कि यदि आप अपनी कोई भी बुक्स जो है वो प्रकाशित करते हैं, ठीक है, 30 दिनों के भीतर भीतर वो बुक्स है ना 4 ऐसे नामी पुस्तकालय होने चाहिए जो कि डिपॉजिटरी पुस्तकालय होनी चाहिए, उसको आप अपने खर्चे पर भेजेंगे। ठीक है, पहली चीज ये होगी। ये 4 पुस्तकालय कौन कौन से हैं वो चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हो सकता है भविष्य में आप कोई किताब लिखो, जैसे अभी मैं DLIS 02 के लिए किताब लेने वाला हूँ और DLIS 03 के लिए किताब लाने वाला हूँ, जो कि है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसी तरह आपके BLIS में 03 और 04 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसकी आज तक कोई ना तो 1 वीक सीरीज बनी है ना ही कोई बुक्स बनी है। इस साल आपके प्रैक्टिकल से पहले 1 जुलाई 2027 तक अपने बुक है ना वो लॉन्च कर देंगे। फिर आपको है ना प्रैक्टिकल के लिए इतनी मारा मारी या भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल कैंप में अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपको वो चीजें उस बुक्स में समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपना काम एक बड़े स्तर पर है, बड़े लेवल पर है। ठीक है, तो वो 4 पुस्तकालय कौन कौन से होंगे? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता पहला, ठीक है। दूसरा है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये चेन्नई के अंदर है। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक लिखना चाहते हो तो तीसरी कौन सी है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जो कि मुंबई के अंदर है। ठीक है, फिर दिल्ली पब्लिकेशन लाइब्रेरी, ठीक है, फिर उसके बाद आएगी दिल्ली पब्लिकेशन लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में। इन चारों के पास आपको क्या करनी पड़ेगी? 30 दिनों के अंदर अंदर 4 नामित पुस्तकालयों में अपने खर्चों पर है ना अपनी बुक को भेजना पड़ेगा। फिर वर्ष 1956 में संशोधन द्वारा इसमें समाचार पत्रों पत्रिकाओं को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण को बड़ी मदद मिली। ठीक है, तो यदि आप कोई भी अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हो ना तो उसके तहत डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट होता है, और वो बुक्स एक्ट की इतनी सारी खासियत होती है, ये आप आज अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये पहली बार क्वेश्चन आपको 2026-27 में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका निशान लगा लीजिए। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रंथालय संसाधन सहभागिता के विभिन्न स्वरूप बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पक्का पक्का पूछा जाएगा। सबसे पहले हो गया अंतर पुस्तकालय, पुस्तकालय ऋण, यानी कि एक पुस्तकालय द्वारा दूसरे पुस्तकालय की मांग पर पुस्तकालयों को प्रलेख उधार पर मांगना। ठीक है, यानी कि एक लाइब्रेरी है ना दूसरी लाइब्रेरी से कोई भी बुक्स हो गई या कोई भी आर्टिकल हो गया वो उधार पर मांगते हैं, यानी कि कुछ टाइम की लीज पर मांगती है। लीज के मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे को कोई ग्रंथ लेना है, ठीक है, या कोई भी नॉवल वगैरह किसी अन्य पुस्तकालय से लेना और मेरी लाइब्रेरी में लाकर रख देता हूँ कि मुझे 10 सालों के लिए दे दो, वो 10 साल के लिए उसका उधार के लिए, यानी कि पूरी उसके ऊपर पूरा अधिकार मेरा होगा, उसके सारे राइट्स मेरे होंगे, उसके कॉपीराइट भी मेरे ही होंगे, लेकिन वो 10 साल के लिए होंगे। 10 साल बाद जिससे मैंने कॉपीराइट्स लिए वो उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। तो ये होती है अंतरऋण पुस्तकालय। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं सरकारी कैटलॉगिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, यानी कि एक मिलकर एक साझा कैटलॉग बना लीजिए, यानी कि 2 लोग मिलकर एक यूनिक कैटलॉग तैयार कर लीजिए। ये होते हैं पुस्तकालय संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को सहयोग करना। ठीक है, तो ग्रंथालय संसाधन, और ग्रंथालय का संसाधन क्या होता है? अभी पेट्रोल का साधन क्या है? ट्रैक्टर हो गया, कोई भी मशीन होगी, कोई भी मशीनरी होगी, ठीक है, बाइक हो गया। इसी तरह पुस्तकालय किससे चलती है भाई? पुस्तकों से तो चलती है। कोई भी ग्रंथालय है, कोई भी ग्रंथालय किताबों से तो चलता है। अब कोई चीज जिस चीज से चलती है वही उसका संसाधन हो गया, और उसी संसाधन के अंदर सहभागिता का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर आपको कहीं करनी है, ठीक है, किसी भी रिसोर्स को शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, तो उसके कितने प्रकार है? तो उसके इतने प्रकार होते हैं, कम से कम 3। पहला मैंने आपको अंतर बता दिया। दूसरा सहकारी कैटलॉगिंग, यानी कि मिलजुल कर काम कर लो। तीसरा हो गया दस्तावेज वितरण सेवा, यानी कि शोध पत्रों की कॉपियों या डिलीट दस्तावेजों को आपस में साझा कर लो, यानी कोई भी शोध पत्र हो गया उसकी कॉपी हो गई या कोई भी डिलीट दस्तावेज है ना उसको आपस में साझा कर लो, एक दूसरे को बांट कर काम चला लो। फिर साझा डेटाबेस और कसौटियां। ठीक है, तो इसका लास्ट वाले का हो गया कि महंगे ई जर्नल को मिलकर सामूहिक रूप से सब्सक्राइब करना, जैसे कि ई सोर्स एडुट। अभी आप जैसे मान लीजिए आप 2-3 जन, अभी नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं कि ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, मैं आपको उदाहरण। अब आपको 5-7 जनों को फिल्म देखनी है, हालांकि नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 जने शायद मिलकर वो क्या ले सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वही इसी तरीके से अब कोई चलित लाइब्रेरी है ना, उसके आप मान लीजिए भी कोई भी महंगा जर्नलिस्ट हो गया, वो मिलकर एक सामूहिक रूप से आप उसका सब्सक्राइबर ले लीजिए, यानी कि 3-4 पुस्तकालय मिलकर उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।
तो ये सारी चीजें जो होती है ये प्रकार होते हैं ग्रंथालय सहभागिता के, ग्रंथालय संसाधन सहभागिता के। पहला हो गया अंतर पुस्तकालय, दूसरा सहकारी कैटलॉगिंग, तीसरा दस्तावेज वितरण सेवा, चौथा हो गया साझा डेटाबेस और कसौटियां। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन निशान लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। इनफिलीबिनेट क्या है? इनफिलीबिनेट क्या है? इसका पूरा नाम होता है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यानी कि ये खुद का ही उनका यूजीसी का खुद का ही एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, जिसका मुख्यालय जो है ना वो कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? ये भारत के सभी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक ग्रंथालय जो होते हैं ना उनकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपस में जोड़ता है और उसके प्रबंधन को डिजिटीकरण यानी कि शोध गंगा हो गया या शोध गंगोत्री होगी करना, और उसको उच्च शिक्षा हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना। यानी कि भारत के अंदर जितने भी लाइब्रेरी बनी हुई है ना, गवर्नमेंट लाइब्रेरी होगी या साझी लाइब्रेरी, उनको एक साथ जोड़ने का काम जो होता है वो करता है इनफिलीबिनेट। ये क्वेश्चन आ गया समझो 2026 के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, 200 शब्दों वाला क्वेश्चन मिलेगा, इसकी समय सीमा 200 होगी, कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिए, इस बार पक्का पूछा जाएगा। मैं इसके ऊपर स्टार भी लगा देता हूँ, शायद अब आप समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नीचे वाला क्वेश्चन आ गया 23वां क्वेश्चन, भारत और यूके के ग्रंथालयों के नाम बताइए। अरे ये अभी तो करवाया था, चलो इसको फिर से कर लेते हैं। भारत में तो ये हो गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में थी, यूके के अंदर होगी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, और उसके बाद यूएसए के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी। ठीक है, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये देखो रिपीट अपने पीडीएफ में भी रिपीट हो गया, मतलब रिपीट होने का तरीका अलग है परंतु हो अलग गया। भारत के यूएसए के राष्ट्रीय पुस्तकालय है ना ये, और एक एक देश का एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पक्का पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्रंथालय के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। देखो ये तो मैंने अभी ग्रंथालय के पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जिसके बारे में मैंने आपको बताया, शैक्षणिक और ग्रंथालय जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय आम जनता के लिए उपयोग के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है शैक्षणिक ग्रंथालय, ये किसके उपयोग के लिए होता है? ये स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु होता है। उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट ग्रंथालय, ये मैंने बताया कि अपने काम का नहीं होता है, आम जनता नहीं जा सकती, अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, सरकारी विभाग या कोऑपरेट घरानों के लिए होता है। फिर अपने बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ग्रंथालय, नेशनल लाइब्रेरी। मैंने अभी अभी ये लाइन बोलकर हटाऊं, अभी अपना क्वेश्चन आ गया। ये पूरे देश का एक ही केंद्रीय सर्वोच्च ज्ञान कोष होता है जो संपूर्ण देश के प्रकाशकों को सुरक्षित रखता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, आर्ट और कल्चर को संभाल कर रखता है। ये सारे कार्य कौन करता है? ग्रंथालय के विभिन्न प्रकार होते हैं जिसमें से राष्ट्रीय ग्रंथालय ये कार्य करता है। अब अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, 200 नंबर वाले, 200 शब्दों वाले भी, और छोटे छोटे वाले भी, 2 नंबर वाले भी, और 5 से 7 नंबर वाले भी। ठीक है, तो अभी अपने बात कर लेते हैं पार्ट नंबर सी के बारे में। अगर सी नंबर पार्ट कराने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका मैं केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी पहले क्लासें आ चुकी है और मैंने निशान लगाए हैं आजाद 1 वीक सीरीज के अंदर। वो 1 वीक सीरीज आप ले आइए, अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और BLIS 02 की क्लास कल सुबह 9 बजे आ जाएगी। 9 बजे आती है, आपको आजाद 1 वीक सीरीज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगा दूंगा। अगर आपको इसी तरीके से थ्योरी क्लासें देखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें देखनी है जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आप समझ लेते हो उनको, और आपके पेपर में नंबर 45 या 50 ही आते हैं या 55 नंबर ही आते हैं 70 में से, तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलते पर यहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आपको 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेनी होगी। 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप के साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बैच भी आपको फ्री मिल रहा है। 1 अगस्त लास्ट ऑफर है। 1 अगस्त के बाद में आपको 119 रुपये तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिकल क्लास के देने पड़ेंगे, और उसके बाद में 59 रुपीज़ आपको थ्योरी के भी देने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपको 180 रुपये देने होंगे। और अभी आप 59 रुपीज़ में डबल ट्रिपल धमाका हो रहा है, प्लस PDF भी आपको फ्री मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हो कि आपने मेंबरशिप ले रखी है तो PDF पर आपको 50 से 60% को क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी थ्योरी की तो मैं आपको फ्री में PDF दे दूंगा अगर आप मेंबरशिप ले रखी है आपने। और बड़े वाले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आपसे भी से निवेदन है कि एक बार इस सारणी को देख लीजिए। इस सारणी में से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, सबसे पहले आप अपने राज्य का नाम और फिर अधिनियम जो पारित हुए थे और विशिष्ट विवरण उनका दिया गया है। सबसे पहले हुआ था मद्रास में, अभी ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, 1948 में हुआ था, वो था स्वाधीन भारत का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम उपकरण जो था ना वो यही था, तमिलनाडु वाला, मद्रास वाला। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ये है कि आंध्र प्रदेश में हुआ था 1960 में, कर्नाटक में हुआ था 1965 में, महाराष्ट्र में हुआ था 1967 में, पश्चिम बंगाल में हुआ था 1979 में, राजस्थान में हुआ था 2006 में। तो राजस्थान वाला जरूर याद कर लेना, बाकी आप याद करो ना करो। ठीक है, एक पहला 3 याद कर लेना, इसमें से इन्हीं को ज्यादा पूछा जाता है, एक पहला और एक राजस्थान वाला। ठीक है, और एक आपका महाराष्ट्र वाला पूछा जाएगा। ठीक है, एक पहला राजस्थान वाला और एक बिहार वाला। ठीक है, पहला राजस्थान वाला और एक बिहार वाला। राजस्थान वाला 2006 में, भारतीय सार्वजनिक ग्रंथालय 2006 में प्रकाशित हुआ था। और लास्ट अभी 2008 वाला ये था, विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये लाइब्रेरी विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो ये इतने अधिनियम जो है वो पारित हुए थे, ये सारणी आप याद रखना। ठीक है, और ये इस सारणी में से काफी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट उस क्वेश्चन की जो मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और वही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चनों का मैं निशान लगा चुका हूँ, जितने मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट जो BLIS 02 की क्लास आने वाली है जो कि मेंबरशिप में रहने वाली है 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप में, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको बाहर इस जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ।
इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले ध्यान से दोनों ही सुन लेना। हालांकि मेरे पास नोट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में मिल जाएंगे, वो आप टेंशन मत लेना। ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? ग्रंथालय विज्ञान के पंचम सूत्र में निहांत वर्णन करो। ठीक है, ये मैं आपको अभी 5 सूत्रों के बारे में बात कर रहा था ना, वो मैं आपको करवा देता हूँ। प्रथम सूत्र जो होता है वो था प्रत्येक पुस्तकें जो है वो उपयोग के लिए है। ठीक है, द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तृतीय सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चतुर्थ सूत्र है पाठक का समय बचे। और पांचवा सूत्र है ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है जिसके अंदर बुक्स आर फॉर यूज एवरी रीडर एज हर बुक्स एवरी बुक्स इज इट्स रीडर। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस साल आएगा 2026 के अंदर जरूर आएगा। इससे संबंधित कम से कम आपके 11 नंबर का मैटर आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ये चीज मेरे से दिखा लीजिए, क्योंकि मैं जो चीज करवा रहा हूँ, मैं VMOU कोटा यूनिवर्सिटी से, आप यूँ समझ लीजिए कि एक इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्सनल जो होता है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है, इसलिए हमें पता है कि क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। समझदार को सारा काफी है। 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप अच्छे खासे 70 से 75% बनाकर लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर सीधा ही उत्तीर्ण अंक हासिल कर सकते हो, अच्छी रैंक ला सकते हो। अभी जो 5 से 7 हजार भर्ती आने वाली है लाइब्रेरियन की। फिर अपने बात कर लेते हैं प्रथम सूत्र कौन सा है। प्रथम सूत्र स्पष्ट रूप से घोषित किया गया, ग्रंथालय जो है एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, लाइब्रेरी जो प्रथम सूत्र नहीं है, ये पंचम सूत्र है। ठीक है, तो 5वें सूत्र से शुरू करते हैं। 5वां सूत्र, ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, जिस प्रकार एक जीवित जीव निरंतर बढ़ता रहता है, उसी तरीके से आगे अपने इसकी थोड़ी देखते हैं क्या है। उसी प्रकार पुस्तकालय भी निरंतर विकास और परिवर्तन होते रहते हैं, इसी सूत्र में निर्धारित क्षेत्र लागू होते हैं। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि पंचम सूत्र है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। संग्रह विकास में वृद्धि, पुस्तकालय प्रतिवर्ष नई पुस्तकें जुड़ती है, इसमें से निर्धारित होती है। पुस्तकालय भवन का निर्माण में समय 20 से 25 वर्षों तक लगातार वृद्धि का अनुमान, लगातार विस्तार गुंजाइश रखनी चाहिए। पाठकों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा जो है, शिक्षा के प्रचार और साथ में पाठकों के आगमन बढ़ता है पुस्तकालयों से। ठीक है, और इसमें निर्धारित बड़े और वाचक कक्ष यानी कि अधिक कुर्सियों का व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कर्मचारियों की वृद्धि। ठीक है, फिर पुरानी पुस्तकों की छंटनी और तकनीकी परिवर्तन, ये सारी चीजें जो होती है, ये पुस्तकालय जो है एक वर्धनशील संस्था है उसके अंतर्गत होती है। ठीक, बाकी अभी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन ये होगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 500 सूत्रों का वर्णन करो। तो लाइन वाइज और क्रम वाइज ही लिखना है इसको, और क्रम वाइज ही आपको बताना है, क्रम आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप ये वाला ऊपर लिख देते हो, ये वाला नीचे लिख देते हो, ये बीच वाला कहीं और लिख देते हो, तो भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आपको लाइन वाइज ही याद करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पुस्तकें उपयोग के लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे, और ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपकी क्लासें लगातार रहने वाली है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। आपकी तैयारी जो है, आपके एग्जाम जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट है, तो 18 तारीख से पहले DLS और BLS का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ये थ्योरी की पहली क्लास थी, और आप मानो या ना मानो इसी में से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, मैंने बोल दिया, बाकी समझदार को सारा काफी है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर कल मेरे पास 7 से 8 मैसेज आए थे, सर ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन नहीं करना था। आप ये ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो वहां पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आपके सामने होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अभी भी अगर मेरा चैनल खोलकर देखोगे ना, अभी भी, तो यहाँ पर जो प्रोफाइल है ना, जब भी आप इसे नीचे करके इसको फ्रेश करोगे ना, तो इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से गोला आएगा। यहाँ पर प्रोफाइल चेंज होती रहती है, आप गिन लेना, चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे मेंबरशिप ले चुके हैं। कल की तारीख में कम से कम 47 बच्चे जो है कल मेंबरशिप ले चुके हैं, कल की तारीख के अंदर, और ये बात सच है। तो आपको भी मेंबरशिप लेनी है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको 59 रुपये वाली सिल्वर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप आराम से ले सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लासें कहाँ से देखनी है। हालांकि ये DLIS वालों की क्लास आई है जिसमें से 80% एग्जाम आया था, ये वाली क्लास आप जरूर देखना, इसमें से ये सबूत है कि 90% एग्जाम अपनी क्लास से आता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद में मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, आपको क्लासें देखनी कहाँ पर है। वो मैंने 59 रुपये वाली मेंबरशिप का एक ऑप्शन ओपन होगा, उसको ओपन होते ही आप पे कर सकते हो, 59 रुपये वाली सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हो। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें आपको मिलेगा क्या। आपकी थ्योरी क्लास की 2026-27 का बेंच है ना, इसमें तो केवल और केवल आजाद 1 वीक सीरीज है ना, आजाद 1 वीक सीरीज, आजाद 1 वीक सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाए जाते हैं, और वो आपकी नई और पुरानी आजाद 1 वीक सीरीज में मिल भी जाएंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक और प्ले लिस्ट आने वाली है, वो आएगी आपकी BLIS थ्योरी एग्जाम 2026-27, नीचे लिखा हुआ होगा मेंबरशिप बेंच, ये आप ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको थ्योरी क्लासेस जो है वो मिल जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लासें हमेशा प्ले लिस्ट से देखनी है। होम पेज पर आते ही, ये अपने चैनल का होम पेज है, यहाँ आते ही आपको बस क्लासें जो है हमेशा प्ले लिस्ट से ही देखनी है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करके देखनी है, और एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और कौन कौन सी क्लासें मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अभी 59 रुपये वाला मेंबरशिप लेते हो तो आपको न्यू बेंच मिलेगा DDC का कंप्लीट, जिसमें 12 क्लासें, WCR मिलेगी। ठीक है, जो कि आपकी BLIS 04 में आती है। DLIS 02 और 3 का कंप्लीट बेंच मिलेगा, जो अभी 2026 में आया है, और आप शायद लेट हो तो अभी भी लगा सकते हो इस बेंच को कंप्लीट। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चीज मिलने वाली है, इसमें DDC की थ्योरी क्लास है, वो अगर आपको देखने की जरूरत है नहीं। BLIS 03 की जो है कंप्लीट बेंच मिलेगा। हालांकि BLIS 03 वाला है ना,
मैं ये बोल रहा हूँ आप ये बेंच मत देखिएगा। आप इससे अच्छा BLI 03 का न्यू बेंच आया ना, अपडेटेड बेंच, ये वाला बेंच देखना जिसमें DLI 02 और BLI 03 है। प्रैक्टिकल बेंच मैंने दिया है, ये अभी मैंने दिया था। और ये बेंच लगभग लगभग आप ये देखिए 30,109 व्यूज जो है इस केवल और केवल ये प्ले लिस्ट के अंदर व्यू आए, प्ले लिस्ट के व्यूज आ चुके हैं, बाकी वीडियो पर तो है ही। इसके अंदर आपको लाइन वाइज सारी की सारी क्लासें जो है मिलेगी, जिसको आपको क्लास नंबर 1 से लेकर कम से कम इसमें 19 से 20 क्लासें होगी, 20 क्लासें आपको देखनी है, ठीक है। अभी ये बेंच फ्री है, 1 अगस्त के बाद में अभी फ्री सिर्फ 2-4 दिनों के लिए है, बाकी 15 रुपीज 9 रुपीज वाली मेंबरशिप के अंदर चला जाएगा। अभी मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अगर 1 अगस्त से पहले आप मेंबरशिप लेते हो तो ओनली 59 रुपीज की पड़ेगी। 1 अगस्त के बाद अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको प्रत्येक क्लास में 59 रुपीज प्लस 119 रुपये और देने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए टोटल आपके कम से कम हो जाएगा 190 रुपये, 190 यानी कि 200 रुपये। तो 200 रुपये देने से अच्छा है कि आप 59 रुपीज देकर अच्छी खासी मेंबरशिप और थ्योरी क्लासेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और आपके ये जो अभी मैं करवा रहा था ना, इंग्लिश मीडियम में भी इसके नोट्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा हिंदी मीडियम में भी इसके नोट्स जो है हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप नोट्स टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम आईडी ये रही, लाइब्रेरी 002 लगाते ही आप जब मैसेज करोगे आपको नोट्स मिल जाएगी। अगर आपको मनवी आजाद की मनवी सीरीज जो है वो मंगवानी है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑर्डर कर दीजिएगा, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि आजाद की मनवी सीरीज में मैं अभी भी बोल रहा हूँ भारी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और अभी ये ऑफर केवल और केवल 1 अगस्त तक, केवल और केवल 1 अगस्त तक ही है। तो 1 अगस्त से पहले आजाद मनवी सीरीज लेनी है तो लाइब्रेरी 002 पर मैसेज कीजिए। लाइब्रेरी 002 पर मैसेज करते ही आपको भारी डिस्काउंट के साथ में आजाद मनवी सीरीज आपके घर पहुंचा दी जाएगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि में से वर्तमान में बहुत ही ज्यादा उपयोगी सीरीज है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक आए, बाकी आपके सामने है 59 रुपीज़ के अंदर काफ़ी कुछ मिल रहा है। 1 अगस्त से पहले पहले आप ले लीजिए। आपको 1 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हो तो अभी भी मैं लास्ट में जाते हुए बोल रहा हूँ थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिकल बेंच ये आपको गिफ्ट में फ्री दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लासें मिलेगी। और DLI 1 से लेकर 6 तक तो 10-10 रुपये के अंदर, यानी कि ये सारा कुछ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपका ये सारे 10 रुपये सब्जेक्ट ही पड़ेंगे आपके, अभी आप लेते हो तो। और उसके बाद में ये चीज़ तो आपको फ्री में दे रहा हूँ मैं। तो यानी कि आपको कुछ इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना, आप कुछ नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 60 रुपये देते हो ना तो 6 सब्जेक्ट आपकी थ्योरी के हो गए, 2 प्रैक्टिकल के हो गए। तो 6 सब्जेक्ट थ्योरी के हो गए, जिसमें से 3 और 4 तो प्रैक्टिकल के हैं। ये 2 सब्जेक्ट तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, प्लस 6 सब्जेक्ट अगर थ्योरी के है ना, आप ये मान के चलिए 10 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से आप थ्योरी कर रहे हो। बाकी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको थ्योरी मिल रही है, प्लस प्रैक्टिकल का बेंच मिल रहा है। और यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। और बाहर इसकी फीस 700 से लेकर 900 रुपये फीस है। और अभी आपकी जो है ये एग्जाम खत्म होते ही CCC और AACR की न्यू क्लासेस शुरू हो जाएगी, CCC और AACR का न्यू बेंच भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो न्यू बेंच है उसकी क्लासें भी इसके अंदर है, जिसके अंदर BLI 03 की कंप्लीट क्लासें, कॉलम क्लासिफिकेशन और DDC मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप लीजिए, 1 अगस्त आपका लास्ट ऑप्शन है।